दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के चौथे एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे करियर इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स की फील्ड में मौजूद जो भी करियर ऑप्शंस हैं, उनके बारे में। फिजिक्स में डिग्री बहुत सारे आयाम खोल सकती है, जैसे कि एक साइंटिस्ट, रिसर्च, टीचर, टेक्नीशियन और भी बहुत सारे। फिजिक्स ऐसी हर जॉब में ज़रूरी है जहां नई टेक्नोलॉजी और चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। इसमें कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस तो हैं ही, साथ में नए और एक्साइटिंग एवेन्यूज भी हैं। इसीलिए इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गगन गुप्ता जी। डॉक्टर गगन गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर हैं एनसीईआरटी में और इन्हें लगभग 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है इस फील्ड में। सर बहुत से रेप्यूटेड कॉलेजेस में फैकल्टी रह चुके हैं। सर, आपका स्वागत है इस शो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम लता गौतम जी का स्वागत करना चाहूँगी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में और मैं अब आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस शो को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा। आज के इस प्रोग्राम में हम गगन गुप्ता जी का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मॉडल कैरियर सेंटर NICS की तरफ से सभी प्रतिभागी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि मॉडल कैरियर सेंटर निक्स नोएडा आपके लिए हर समय तत्पर है। हम आपको कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं और करते रहेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं गगन गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप लोगों से रूबरू हों और बताएं कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो किस तरह से अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकता है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह के सैलरी पैकेजेस अवेलेबल हैं और क्या क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ आज जो है गगन गुप्ता जी, जो कि NCERT में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जुड़े हैं। तो ओवर टू यू गगन जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर साइंस कैरियर सर्विसेज नोएडा और डॉक्टर लता गौतम जी का, जिन्होंने कि मुझे आज आप सब लोगों के साथ बात करने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ इस संस्थान का, जिन्होंने कि देश के बच्चों को विभिन्न कैरियर्स को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या एरियाज हो सकते हैं, इसके लिए इस चर्चा को स्थान दिया। लता गौतम जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने मुझे भी मौका दिया और देश के बच्चों के साथ और देश के साथियों के साथ हम लोगों को बात करने का एक मौका दिया। आज दोस्तों, मेरा नाम गगन गुप्ता है और मैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में काम करता हूँ। मैं वहाँ पर फिजिक्स भौतिकी के विषय का प्राध्यापक हूँ और इससे जुड़े हुए सारे विषयों पर बात करता हूँ। बच्चों के लिए स्कूल में किस तरह से किताबें बननी चाहिए, किस तरह से विषय वस्तु होनी चाहिए किताबों के लिए, किताबों में किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों को क्लास में कक्षा में पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विषय वस्तु को किस तरह से लेना चाहिए जिससे कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। और उसके बाद में कि जिस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों चाहे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों, उनके साथ बात करने का हमें मौका मिलता है और हम अक्सर उनसे फेस टू फेस बात करते हैं। आज मुझे मौका मिला है इस माध्यम के साथ इस विषय पर बात करने का कि कैरियर्स इन फिजिक्स। हो सकता है कि आपको इसके बाद में कुछ प्रश्न पूछने की जरूरत पड़े। आज जो मैं पीपीटी अपना शेयर करूंगा उसके आखिर में मेरा ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी है। आप उस ईमेल एड्रेस पर अपने सवाल चाहे जब पूछ सकते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा। और यस तो साथियों, ये मेरा पहली स्लाइड है। इसमें मेरा पता भी है और इस पर टेलीफोन नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस दोनों दिए हुए हैं। आप ईमेल एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मेरे से सवाल पूछें। और क्योंकि आपके सवाल खाली इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम आपको उसका बारे में उत्तर देते हैं,
बल्कि आपके सवाल, आपके प्रश्न हमारे लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें भी मालूम पड़ता है कि आज के युवा वर्ग में और आज के युवा वर्ग में किस तरह की जिज्ञासाएं हैं, और उन सब सवालों से हम भी इसको काफी कुछ सीखते हैं, और जहां जहां मौका मिलता है फिर उस सीख का अनुपालन करने की कोशिश करते हैं। तो आपके प्रश्न हमें प्रोत्साहित भी करते हैं, और साथ साथ इस देश में जितनी संरचनाएं हैं और जितने पॉलिसीज बनती हैं उन सब में सहायक होते हैं। तो साथियों, मैं आज आपसे बात करूंगा कैरियर्स इन फिजिक्स, कि फिजिक्स के अंदर किस किस तरह के कैरियर्स हैं, और क्या क्यों फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है, और क्यों फिजिक्स पढ़ें। तो सबसे पहले जस्ट मैं फिजिक्स की बात करते हुए मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि अ, हाँ, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं फिजिक्स में बात करूं, और मैं इससे पहले विज्ञान की अवधारणा पर बात करूंगा, साइंस की अवधारणा पर कि साइंस क्या है। अक्सर हम लोग साइंस को कुछ आपकी किताबों में, आप जिस तरह से विज्ञान की परिभाषा को देखते हैं, वो अक्सर आप पाएंगे उसमें लिखा होता है सिस्टमिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर, सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर। ये इसका मतलब ये है कि आप एक सूत्र के साथ बंधकर नेचर को, प्रकृति को समझने का प्रयास करें। इसमें थोड़ा सा फर्क समय के साथ आता है दोस्तों, वो ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो जो नेचर को समझने के प्रयास है वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ही हो। बहुत सारी दफा अनायास रूप में चीजें होती हैं। जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं दोस्तों, वो अनायास रूप से हुई हैं कि वैज्ञानिक खोज किसी और चीज की कर रहे थे और उनको कुछ और परिणाम मिल गया। ध्यान दीजिए ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, मैं आपको एक छोटा सा परिभाषा देना चाहूंगा वहां पर, कि जब हेनरी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो ये प्रयोग कर दिखा रहे थे कि विद्युत धारा का चुंबकत्व से कोई तात्पर्य नहीं है। ये बात 300 साल पहले की लगभग है, कि आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव। तो लेकिन ये किस तरह से डेवलप हुआ, इसके बारे में इससे पहले जब ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो ये दिखाना चाह रहे थे, उनके एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे उसमें ये रिजल्ट आ रहा था कि विद्युत धारा का चुंबकत्व से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस समय तक यही माना जाता था कि चुंबकत्व सिर्फ एक ही तरह से प्राप्त होता है, जो कि परमानेंट मैग्नेट, धरती का पृथ्वी के अर्थ मैग्नेट से डेवलप होता है। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट अपने लोगों के सामने दिखा रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि उनके साथ जो कोवर्कर थे, उनके साथ उनके जो लैब में असिस्टेंट थे उनके, उनसे उस टेबल पर पैर लग गया। और जैसे ही टेबल पर पैर लगा तो टेबल थोड़ी सी हिली, और उसके जो सारे कंपोनेंट इक्विपमेंट टेबल पर रखे हुए थे वो अलग अलग दिशा में चल पड़े, अलग अलग दिशा में थोड़ी सी गति किए। और जैसे ही अलग अलग दिशा में वो गति किए तो उन्होंने देखा कि साथ में जो वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसमें विक्षेप आ गया। तब उन्होंने पाया कि भाई ये तो लंबवत दिशा सा है। तब उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया, और तब उन्होंने देखा कि लंबवत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जिस दिशा में धारा है उस दिशा के लंबवत दिशा में, लंबवत क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो इस तरह से एक अनायास रूप से ही खोज हुई चुंबकत्व की विद्युत धारा के प्रभाव के साथ। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारी दफा आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको सक्सेस मिले, और बहुत सारी दफा आपको अनसिस्टमेटिक ढंग से कार्य करने के में भी सफलता मिलती है। तो इसलिए मेरी परिभाषा जो है विज्ञान को समझने की, वो ये है, दिस इज ए क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड नेचर। नेचर को समझने का एक प्रयास है विज्ञान। अब किस तरह से कार्य करता है साइंटिफिक मेथड्स, ये सारे मेथड्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सब भौतिकी की परीक्षा में, भौतिकी की पढ़ाई में भी उपयोग में आते हैं। जैसे साइंटिफिक मेथड्स, वैज्ञानिक पद्धतियां कैसे हैं, किस तरह से हम नियम बनाते हैं, किस तरह से हम रूल्स बनाते हैं। तो साथियों, जैसे सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे कुछ वस्तुएं ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन शुरू से रही है। न्यूटन ने भी देखा था, न्यूटन से पहले और सभी लोगों ने देखा था, वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर हमेशा से गिरती रही हैं, कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन न्यूटन ने उसको आगे सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन को दूसरी जगहों पर देखा, हर जगह पर देखा, और जब हर जगह पर उन्होंने देखा तब उन्होंने एक उसके साथ हाइपोथेसिस जोड़ी, जिसको कि उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि जब पृथ्वी की तरफ सब चीजें गिर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ पृथ्वी में है, कुछ
ना कुछ पृथ्वी के गुण है, और पर साथ साथ कुछ इस तरह के गुण है कि आसमान में जो चांद और तारे और दूसरे ग्रहों को देख रहे हैं, उनको अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं, मगर इसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी के कुछ गुण हैं, और इसलिए उन्होंने वहां पर मॉडल बनाया। फिर उसके बाद में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और इस ऑब्जर्वेशन को अलग अलग जगहों पर देखा और एक ग्रेविटेशनल लॉ बनाया। और उस ग्रेविटेशनल लॉ को थ्योरी पहले कहा, क्योंकि वो पृथ्वी और वस्तुओं के पृथ्वी पर ही गिरने वाली वस्तुओं के लिए उन्होंने सोचा था। फिर उसके बाद में उन्होंने आसमान में चीजों को देखा, और जितनी भी ग्रह हैं उन सब के साथ जोड़ा। दोस्तों आप जानते हैं कि उसके बाद में केपलर्स लॉज को साथ जोड़ते हुए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी को का नाम दिया। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी है, यही एक ऐसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका कि मान अभी तक ही समझा जाता रहा है कि सारी दुनिया में, सारी जगहों पर, पूरे ब्रह्मांड में समान है। अदरवाइज नहीं तो दूसरा कोई भी कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। आप याद कीजिए कि आपने अपनी पढ़ाई में कहीं इस तरह की कोई और दूसरा यूनिवर्सल कांस्टेंट पढ़ा है? शायद नहीं, कहीं नहीं पढ़ेंगे। यही एक ग्रेविटेशनल थ्योरी है जो कि यूनिवर्सल है। बाकी चीजें अपने समय के हिसाब से बदल रही हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग बदल रही हैं। इवन ये जो आपके हाइड्रोजन गैस एटम है, इसके स्वरूप अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग तरह से है। खैर उस पर हम चर्चा कभी और करेंगे कि किस तरह से है। और तो ये साइंटिफिक और विज्ञान को पढ़ने की एक समझ के बारे में मैंने बात की। तात्पर्य यह है कि विज्ञान एक्सप्लोर करने की एक विषय वस्तु है, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने की विषय वस्तु है, और प्रयोग करने के बाद में कुछ लॉज बनाने की विषय वस्तु है, और उन लॉज के बेसिस पर हम अपने आसपास में जो चीजें हो रही हैं उनको भविष्यवाणी करने के लिए है। इस तरह से हम प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटन करते हैं विज्ञान की विषय वस्तु से। ये विज्ञान में सबसे बड़ी चीज है। विज्ञान और सोशल साइंस में फर्क एक है दोस्तों, याद रखना कि विज्ञान में हम जो चीज भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो रिप्रोड्यूसेबल है, चाहे वो किसी भी समय पर करें। मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करें, तो चाहे आप दिल्ली में करें, चाहे आप कन्याकुमारी में करें, चाहे आप लेह में करें, वो सब के रिजल्ट एक जैसे ही होंगे, एक ही तरह के ऑब्जर्वेशंस होंगे। चाहे आप न्यूयॉर्क में करें, चाहे आप हांगकांग में करें, चाहे आप टोक्यो में करें, चाहे आप जियांगसू में करें, या कहीं पर भी करें, हर समय पर वही एक्सपेरिमेंट रिजल्ट होंगे। हर समय पर, समय के, चाहे वो जगह पर बदल करूं या कोई और करे, हमेशा रिजल्ट्स एक से ही आएंगे। ये विज्ञान की अवधारणा है। जब यही अंतर है विज्ञान और सोशल साइंसेस के दूसरे सब्जेक्ट्स में, जहां पर कि जैसे कि ह्यूमैनिटी, जैसे कि इमोशंस, लव, ये सारे जो चीजें हैं ये विज्ञान की विषय वस्तु से परे है, क्योंकि यहाँ पर जो हम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन करते हैं वहां पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। हर समय चीजों के नतीजे बदलते हैं। तो साथियों, अब मैं फिजिक्स पर आता हूँ, अब मैं भौतिकी पर आता हूँ आपके साथ साथ बात करने के लिए। और भौतिकी की कुछ बातें मैं करूंगा, उसके बाद में इस सब के बाद में मैं सीधे कैरियर्स पर आऊंगा। और आज भौतिकी की पढ़ाई इतनी एक्साइटिंग क्यों है, उसमें इतनी उत्तेजना क्यों है, उसमें इतना आकर्षण क्यों है, इस तरह की बातों पर मैं बात करूंगा। जब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों मेरा मतलब ये नहीं है कि दूसरे विषयों में अपनी उत्तेजना और अपने आकर्षण नहीं है, सभी विषयों में है। लेकिन आज मेरा कार्य आपसे बात करने का भौतिकी में आकर्षण और भौतिकी की उत्तेजना पर है। देखिए साइंस की जो बात हमने की अभी तक, क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड नेचर, वो नेचुरल साइंस की चीज है। साइंस फिजिक्स में एक नेचुरल साइंस की चीज है जिसमें कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आते हैं। और देखिए ये जो फिजिक्स को हम मानते हैं स्टडी ऑफ बेसिक लॉ, मूलभूत नियमों को, प्रकृति के मूलभूत नियमों को की पढ़ाई की समझ, और उनको डिफरेंट डिफरेंट जो परिघटनाएं हमारे सामने हो रही हैं या हो सकती हैं या हुई होंगी, उन सब के बारे में अनुमान लगाने की एक विधि है, एक विषय वस्तु है। इसमें बहुत सारे तरीके की पढ़ाई से नियम बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। रिडक्शन एंड यूनिफिकेशन। रिडक्शन जैसे थर्मोडायनेमिक्स, रिडक्शन मतलब जिसमें कि बड़ी चीज देखते हैं फिर आप छोटी चीजों को उससे रिजल्ट निकालते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, आप थर्मोडायनेमिक्स जिसमें तापमान देखते हैं कि तापमान से आप हर अणुओं के बीच में किस तरह से टक्कर हो रही है, अणु का साइज क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। अणु का वेग क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये एक रिडक्शन की बात है। लेकिन इसके उल्टी एक
प्लेनेटरी मोशन है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूनिफिकेशन, संयोजन, जैसे हम छोटी छोटी चीजों से ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसको बड़ी चीजों पर लगाते हैं। जैसे कि हमने पृथ्वी पर, जैसे मैंने अभी उदाहरण दे रहा था न्यूटन का और ग्रेविटी का, जिसमें कि ग्रेविटी में हम छोटी चीजें देखते हैं कि वस्तु कैसे दिल्ली में कैसे गिरी, मॉस्को में कैसे गिरी, किस तरह से गिरी, और उन सब का अनुमान लगा करके फिर हम उसको जिस तरह से ग्रह हमारे चारों तरफ, मतलब सूरज, हमारी पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, चंद्रमा सैटेलाइट वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसी तरह से दूसरे ग्रह भी सूर्य के ऊपर चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये सोलर सिस्टम है, ये एक सूर्य के और ग्रह है हमारे पास, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, ये एक सोलर सिस्टम है। इस तरह के बहुत सारे सोलर सिस्टम है और इन सोलर सिस्टम को मिला करके हम मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे। और फिर इसके बाद में बहुत सारे मिल्की वेज हैं, उन सबको हम मिला करके, तो ये एक यूनिफिकेशन का एक तरीका है। ऑब्जर्वेशन दो तरीके के हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जड़ चीज है, थोड़ी बड़ी साइज में हो, साइज में जैसे कोई कलम है, कोई पेन है, कोई टेबल है, फ्रिक्शन है, जो कि हम अपनी आंख से, नंगी आंखों से देख पाते हैं। नंगी आंखों से देखने का दोस्तों मैं आपको एक अंदाजा बताऊं, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक कहेंगे, स्थूल कण कहेंगे। एक डस्ट पार्टिकल को हमारी आंखें देख पाती हैं और डस्ट पार्टिकल का साइज रफली 0.1 मिलीमीटर, 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, हमारी आंखें उस साइज को देख पाती हैं। तो उस साइज से, उस आकार से बड़ी जो वस्तु है उनको हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, और इनसे छोटी जो चीजें हैं उनको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक जैसे नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि परमाणुओं की साइज, परमाणुओं के आकार रफली नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के आकार के हैं दोस्तों। तो इस चर्चा के बाद, इस थोड़ी चर्चा के बाद, अब मैं दोबारा एक 3 टर्म्स आप यूज करते देखते होंगे, साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। साइंस, जिस तरह से मैंने अभी तक आपको बताया, साइंस बहुत मूलभूत नियमों को प्रतिपादित करते हैं, बेसिक लॉज को प्रतिपादित करते हैं, जिसमें कि गति के नियम है, ताप गतिकी के नियम है, इलेक्ट्रिसिटी के नियम है, मैग्नेटिज्म के नियम है, वेव तरंगों के नियम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन साइंस और विज्ञान से आपको सिर्फ और सिर्फ लॉज और नियम मिलते हैं कि किस तरह से वस्तुएं, प्रकृति में कार्य, जो घटनाएं हो रही हैं उनमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं, जिससे कि हम उनको समझ सकते हैं और उन नियमों के सहायता से आगे होने वाली चीजों को हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपने जुड़ा हुआ एक शब्द सुना होगा, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, देखिए 3 अलग अलग शब्द है, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारी दफा लोग इनको आपस में मिला हुआ लोग कह देते हैं, लेकिन अलग अलग शब्द हैं। साइंस, जैसे मैंने बताया, बेसिक लॉज को फॉर्मुलेट करता है। इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी। इंजीनियरिंग का काम यह है कि बेसिक लॉज नियमों को, जो साइंस ने लॉज बनाए हैं, उन लॉज को मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, उन मानवता के लिए किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, वो इंजीनियरिंग टर्म में आता है। मैं भी आपको उदाहरण सुनाऊंगा। फिर टेक्नोलॉजी, तकनीक, जो कि प्रोडक्ट बनाती है। देखिए, साइंस से हमें मालूम पड़ा था कि नाभिक के अंदर ऊर्जा है, जिसको कि E=mc² वाले फॉर्मूला, सूत्र से हम लोग याद करते हैं, E=mc²। तो नाभिक के अंदर ऊर्जा है, बस साइंस ने इतना बताया। नाभिक के अंदर कैसे ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है, ये सब साइंस ने बताया, बेसिक लॉज ने। उसके बाद इंजीनियरिंग ने बताया कि इस ऊर्जा का उपयोग हम मानवता के लिए परमाणु संयंत्र, बिजली घर बनाने में कर सकते हैं, एटम बम बनाने में कर सकते हैं, हथियार के रूप में कर सकते हैं। वो इंजीनियरिंग का काम था। उसके बाद बस क्या बताया इंजीनियरिंग की मदद से, इंजीनियरिंग ने बेसिक फॉर्मूला यूज किया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि इसको हम पावर स्टेशन के तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, या हथियार के तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने उस सबके प्रोडक्ट्स को बनाया, उन सबको एक्चुअली बनाया कि कहां से क्या है। तो आपको शायद इस स्लाइड से देखने से ये लग रहा होगा जैसे कि साइंस, आज की साइंस है वो कल की इंजीनियरिंग है, परसों की टेक्नोलॉजी है। मतलब आज की साइंस कल की टेक्नोलॉजी है, पर ये हमेशा सही नहीं है। आज की साइंस कल की टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी कल की साइंस हो सकती है। कैसे? जैसे साइंस ने हमें रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब नियम बताई, सतह पर देखना, फ्रिक्शन बताया, उससे हमने आंखों से देखना शुरू किया। साइंस ने मैग्निफिकेशन लेंस बनाया,
मैग्निफिकेशन लेंस बनाया, तो उस लेंस के बाद में हम आगे बढ़े और हमने इलेक्ट्रॉन सिंपल माइक्रोस्कोप्स बनाए। उस माइक्रोस्कोप से हमें पदार्थ की संरचना के बारे में थोड़ा सा और मालूम पड़ा। फिर डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल आया डी ब्रॉय का इस पिछली शताब्दी के शुरू में, लगभग 1930 के आसपास। और उस समय हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की परिकल्पना की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने नैनोमीटर के आसपास के साइज को देखना शुरू कर दिया। तो हमें पदार्थ के बारे में और पदार्थ की संरचना के बारे में और ज्ञान प्राप्त हुआ। इस सब ज्ञान के प्राप्त हुआ तो फिर हमने उस ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो क्वांटम मैकेनिक्स बना, उस सब को यूज किया। और उस सब से यूज करके हमने पदार्थ की किस तरह से और परमाणु में किस तरह से व्यवहार होता है, अणुओं में किस तरह से व्यवहार होता है, इस सब के बारे में जाना। तो आज की मतलब पुरानी कल की टेक्नोलॉजी ने आज की साइंस को जन्म दिया। और फिर इसी तरह से हमें मालूम पड़ा कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, और उन सब को होते हुए हमने कंप्यूटर्स बनाए, इलेक्ट्रॉन से कंप्यूटर बनाए। अब हम फोटोनिक्स पर जा रहे हैं, जहाँ पर फोटो कंप्यूटर्स है, फोटोन कंप्यूटर्स है, और क्वांटम कंप्यूटर्स इसको कहते हैं। तो इस तरह से आज की साइंस कल की टेक्नोलॉजी है, और कल की टेक्नोलॉजी परसों की साइंस है। इसको ध्यान में रखिए। अब मैं बात आना चाहता हूँ कैरियर्स। एक दो तरह से, या तो आपने कक्षा 12 तक, बीएससी तक, एमएससी तक फिजिक्स पढ़ी, भौतिकी का एक विषय पढ़ा। अब उस विषय के पढ़ने के बाद में आपको एक तो यह है कि आप किस तरह पढ़ने के बाद में किस तरह की जॉब ले सकते हैं, और दूसरा यह है कि 12वीं के बाद अगर आपको बीएससी फिजिक्स में करना है या एमएससी फिजिक्स में करना है, या उसके मिले जुले और कोर्सेज करने हैं, उन कोर्सेज को किस तरह से पढ़ सकते हैं, उन कोर्सेज को किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की बात को मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, एक तो कैरियर्स और फिर फर्दर स्टडीज। दोनों चीजें लगभग साथ साथ चलेंगी मेरे टॉक में, और आप देखेंगे कि मैं दोनों विषयों पर जोर दूंगा। इस कैरियर्स, सबसे पहले मैं आपको एक सोर्स बताना चाहता हूँ। सीबीएसई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कंपेंडियम बनाया है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है, कंपेंडियम ऑफ एकेडमिक कोर्सेज आफ्टर 10+2। कक्षा 12 के बाद में आप किस किस तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे वो उन कोर्सेज की बात करूंगा जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो इस पे ये जो पुस्तक है सीबीएसई की, ये आपको बताती है, इसका एड्रेस मैंने यहाँ पर लिखा है www.cbse.gov.in। आप वहां से देख सकते हैं। इसमें आपको बताएंगे 10+2 के बाद आपके पास लगभग 600 के लगभग कैरियर्स हो सकते हैं। लगभग 25,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में इस समय, जिसमें कि 3 लाख से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं, और लगभग 1100 एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी तक हो रहे थे। लेकिन ये संख्या बहुत जल्दी गिरेगी और कम होगी, क्योंकि बच्चा कितने टेस्ट दे। तो अभी चाहे आप जो CUET देख रहे हैं, नीट देख रहे हैं, जी देख रहे हैं, उन सब के हिस्से में ये संख्या काफी अच्छी तरह से गिरेगी। 1100 से घट के इसका उद्देश्य लगभग 100 तक लाने का उद्देश्य है, और लगभग 1200 लगभग स्कॉलरशिप इस देश में है। इन सब के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। अगर आपको इच्छा है आप देख सकते हैं, इस कंपेंडियम में देख सकते हैं, इस किताब में पुस्तक में देख सकते हैं आप, और ये नेट पर भी उपलब्ध है, आप आराम से अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इससे ले रहा हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे सबसे पहले बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इंजीनियरिंग के विषय क्या है। फिजिक्स को लेकर के एकदम से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो ये जो कोर्सेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों के हैं। कहीं पर इसको इंजीनियरिंग कहते हैं, कहीं पर टेक्नोलॉजी कहते हैं, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक्स साइंस के आएंगे, लेकिन वो ओवरलैपिंग एरियाज हैं। साइंस में भी पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग में भी पढ़ाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। ये लिस्ट अल्फाबेटाइज्ड है कुछ हद तक, और आप देखेंगे कि इस पूरी लिस्ट, इसमें सारे इंजीनियरिंग के लगभग सारे कोर्सेज के 35 कोर्सेज तक के मैंने नाम यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन नाम और भी कई सारे हैं। इसमें एक तरफ दोनों तरह के कोर्सेज आपको इसमें दिखने को मिल रहे हैं। अब मैं फिजिकल साइंसेस पर आता हूँ, जिसमें कि फिजिकल साइंसेस का मतलब है जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहाँ पर कि हायर एजुकेशन में अगर आपको फर्दर स्टडी है तो आप बीएससी और या एमएससी इंटीग्रेटेड, पहले क्लास 12th के बाद सीधे बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, या एमएससी इंटीग्रेटेड में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कि सेपरेटली बीएससी नहीं होता है, सीधा बीएससी में सीधा एमएससी में एडमिशन होता है। ये सुविधा हिंदुस्तान की कई सारी यूनिवर्सिटीज में भी है, आईआईटीज में भी है। और फिजिक्स के साथ साथ आप
इंजीनियरिंग के फिजिक्स के भी कोर्सेज आप बहुत सारी लगभग सभी आईआईटीज में आप बीई आई मीन बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स भी कर सकते हैं और एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं जो कि मास्टर्स कोर्स है। जैसे बिट्स पिलानी जैसी जगह है जहां पर कि आप फिजिक्स का कोर्स भी कर सकते हैं और साथ साथ कोई इंजीनियरिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। आप बिट्स पिलानी का एक एग्जामिनेशन होता है बिट्सा, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। और डुअल डिग्री, उस सिस्टम को बोलते हैं डुअल डिग्री। हिंदुस्तान में ये हमारे देश में ये डुअल डिग्री सिस्टम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं देती हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज देती हैं, बिट्स में से एक है। दूसरे कोर्सेज जिसमें कि फिजिक्स की जरूरत होती है, कैरियर्स, फर्दर स्टडीज की बात कर रहा हूं मैं पहले। अदर कोर्सेज जैसे अर्थ साइंस है, ज्योग्राफी है, इसमें भी फिजिक्स की जरूरत है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स की जरूरत हो, फिजिक्स से रिलेटेड कोर्सेज हैं ये, जिसमें कि फिजिक्स की अगर आपके पास है नॉलेज है तो आपको सहायता मिलेगी। फिजिक्स के साथ साथ दोस्तों मैथमेटिक्स की भी बहुत जरूरत होती है। आप ध्यान रखें कि फिजिक्स अगर ओरिएंटेड कोर्स करना है तो कक्षा 12 तक गणित का होना बहुत आवश्यक है, मैथमेटिक्स का पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नहीं तो आप, क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स की भाषा है, बिना भाषा के कैसे काम होगा दोस्तों, तो मैथमेटिक्स साथ में जरूर लें। अर्थ साइंसेज है, जो अगर आप बीएससी में भी जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स ओरिएंटेड कोर्सेज जरूर लें। ये जो कोर्सेज जो बताने जा रहा हूं आपको, इसमें मैथमेटिक्स कोर्सेज की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि जो पहले मैंने आपको कोर्सेज बताए थे उनमें मैथमेटिक्स की जरूरत थी। हालांकि फिजिक्स की पूरी जरूरत है। अर्थ साइंसेज है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, फिशरीज है, फूड टेक्नोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, स्टैटिस्टिकल साइंसेज है, वेटनरी साइंसेज है, एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, मोन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर रिस्टोरेशन है, म्यूजियोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, होम साइंस के कोर्सेज हैं। इन सब कोर्सेज में भी आपको फिजिक्स की आवश्यकता होगी। इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा फिजिक्स को, थोड़ा सा क्या है फिजिक्स, इस 2 स्लाइड्स से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जिसमें कि आपको भौतिकी के बारे में कुछ थोड़ा सा ज्ञान और होगा। भौतिकी एक प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है, जो ब्रह्मांड में सबसे छोटे छोटे से छोटे उप परमाणुविक, परमाणु के भी हिस्से, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिनसे मिलकर के बने हैं क्वार्क्स, उन क्वार्क्स जैसे कणों से लेकर सबसे बड़ी संरचनाओं, ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को, सबसे बड़ी संरचनाओं मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रह, सोलर सिस्टम, पूरे पूरे सूर्य, सन, उन सब तक के व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। ये एक ऐसा विज्ञान है। भौतिकी के नियमों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड और उसके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। भौतिकी में ब्रह्मांड की विशालता और सबसे छोटे कणों की, सबसे छोटे छोटे जैसे क्वार्क्स जैसे कणों का नाम मैंने लिया, उन कणों की जटिलताओं की खोज करना शामिल है। उनका, उनमें किस तरह से छोटे छोटे कण हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं। यह मैं कह सकता हूं कि भौतिकी जो कि एक प्राकृतिक विज्ञान है, वो हमें अनंत और उससे भी आगे ले जाने में सक्षम है। उससे आगे से मेरा तात्पर्य है, जो चीज हम आज नहीं देख पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के प्रभावों से आज की चीजों को देखते हैं, समझते हैं, और उससे और आगे की चीजों को समझने में मदद मिलती है, ले जाने में सक्षम है। भौतिकी हमें अनंत और उससे आगे तक ले जाने में सक्षम है, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और उप परमाणुविक, छोटे सब एटॉमिक, उप परमाणुविक मतलब सब एटॉमिक, उप परमाणुविक दुनिया की पेचीदगियों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। उदाहरणार्थ प्रकाश के गुणों, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स, और उच्च ऊर्जा वाले कणों, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, मेसॉन्स, न्यूट्रिनोस एक्सेट्रा का अध्ययन करके हम प्रारंभिक ब्रह्मांड की प्रकृति को जांच करने में, प्रारंभिक ब्रह्मांड की मतलब ब्रह्मांड कैसे बना, हम पृथ्वी कैसे बनी, पूरा ब्रह्मांड किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, इन सब के नेचर को जांच करने में लगे हुए हैं। ये जो अभी हमारा एक्सपेरिमेंट सर्न में चल रहा है, जिसको कहते हैं गॉड पार्टिकल, वो गॉड पार्टिकल है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन गुड पार्टिकल जरूर है, अच्छा पार्टिकल है, क्योंकि अगर उसकी खोज से हमें यह समझने में बहुत आसानी होगी कि पदार्थ की निर्माण कैसे हुआ, ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ। हम जान चुके हैं कि पदार्थ से ऊर्जा कैसे बनती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एटम बम, एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का नाम लिया था, तो हम उनसे जान चुके हैं कि पदार्थ से ऊर्जा कैसे बनती है। अभी हमारी सोच है, अभी हमारा विषय है कि ऊर्जा
ऊर्जा से पदार्थ कैसे बना। तो ये जो सन का गॉड पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट है वो उसमें हमें मदद करेगा। तो दोस्तों इस तरह की चीजों को हम अध्ययन करके हम प्रारंभिक ब्रह्मांड की प्रकृति को जांच करने में और समय के साथ इनके विकास में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम हो चुके हैं। हम जान चुके हैं बहुत सारी चीजें। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपकरण मतलब साइंटिफिक इक्विपमेंट में प्रकृति ने भौतिक विदों को ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम बनाया है जो पहले दुर्गम थे, मुश्किल थे, हम नहीं जानते थे। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, क्वांटम स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब का मैंने नाम दिया। और अब हमने ऐसे उपकरण बना लिए हैं जिससे कि हमें गुरुत्वाकर्षण तरंगों तक का अध्ययन हमने कर लिया है, डार्क मैटर तक का पता लगा लिया है, हमें उसमें समझ मिल रही है। इन सब खोजों ने भौतिकी में नई सीमाएं खोली हैं, नई रिसर्च के बारे में खोला है। यहाँ पर आपको देखिए, आप ये सोच रहे होंगे मैं ये सब बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ। मेरा तात्पर्य यह है कि फिजिक्स में एक एक्साइटमेंट क्या है। फिजिक्स में आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, फिजिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं, फिजिक्स के शिक्षक बन सकते हैं अच्छे। तो इस चर्चा को जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको इस बात के लिए प्रोवोक कर रहा हूँ कि आप फिजिक्स पढ़ें। और फिजिक्स में इतना स्कोप है रिसर्च करने का कि आपके पास समय की कमी है, विषय वस्तु की कमी नहीं है। बहुत अभी पूरा संसार खाली पड़ा है इसमें कि हम रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और विषय वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों एक बात याद नहीं कीजिएगा कि रिसर्च से आपका नाम, हम रिसर्च करने वालों लोगों का नाम इतिहास में जाता है। शताब्दी शताब्दी सहस्त्र शताब्दियों तक लोग याद रखते हैं, हमेशा नाम याद रखते हैं। हमारा नाम बहुत दूर तक जाता है और हम लगता है कि हाँ हमने सोसाइटी के लिए कुछ कार्य किया है, समाज के लिए कुछ कार्य किया है, क्योंकि हम सब चीजों में समझ में के लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों, भौतिकी के सिद्धांतों सभी प्राकृतिक दुनिया को रेखांकित करते हैं, चाहे वो साइंटिफिक प्रोसीजर्स हो, वैज्ञानिक पद्धतियां हो, अवलोकन हो, ऑब्जर्वेशन हो, प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स हो या उनकी मॉडलिंग हो। सैद्धांतिक मॉडलिंग के माध्यम से भौतिक वैज्ञानिक, हम फिजिसिस्ट, उन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम हुए हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जिस तरह से भौतिकी हमें अनंत और उससे भी आगे ले जाती है, वे अनंत है, बहुत इनफाइनाइट है, क्योंकि यह हमें अपने अस्तित्व की भव्यता का पता लगाने और हमारे ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है। साथियों, अब मैं ये तो बात मैंने थोड़ी सी फिजिक्स हम क्यों पढ़ें और क्या करें उस सब के बारे में बात मैंने की। अब मैं कैरियर पाथ्स के ऊपर आना चाहता हूं जिसमें कि शायद आपको ज्यादा रुचि हो। तो इस स्लाइड के लेफ्ट साइड पर मैंने कैरियर लिखे हैं और दूसरी साइड पर मैंने उनके डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं। एस्ट्रोनॉमी और स्पेस, आपको रिसर्च करने है, पढ़ाई करनी है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी में आप खगोल विज्ञान और स्पेस को में आप अपना एरिया रख सकते हैं, जिसमें कि हमें क्या टाइम पीरियड्स है, क्या दूरियां हैं, क्या तापमान है अलग अलग जगहों पर यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड के, और ब्रह्मांड से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों का बारे में हमें मालूम पड़ता है। क्लाइमेट एंड मेट्रोलॉजी, कल का मौसम कैसा रहेगा, परसों का मौसम कैसा रहेगा, आज से 2 साल के बाद मौसम कैसा रहेगा, क्लाइमेट किस तरह से बदल रही है। मुझे याद है सन 1980 के दशक के आसपास जब ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहे थे और ओजोन लेयर के बारे में बहुत चर्चाएं कर रहे थे, तब लोगों ने कहा था कि देखिए बहुत परेशान मत होइए, ओजोन लेयर घट रही है इस समय, ये एक लोकल विषय है, लेकिन आप ध्यान दें और आपको मालूम पड़ेगा कि ये लेयर थोड़े दिनों बाद अपने आप बढ़ने लगेगी, जो कि आज हम अपने आप देख रहे हैं। परंतु साथ साथ हमने CFC और दूसरी इस तरह की जो गैसें थी उनका उपयोग कम किया और उससे भी हमें अपने क्लाइमेट को चेंज करने में आसानी मिल रही है। एजुकेशन, आप टीचर बन सकते हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, अपने आप टीचर मानता हूँ और टीचर हूँ। एक फिजिसिस्ट, एक फिजिक्स का स्टूडेंट कैन ऑलवेज वर्क एज ए प्रोफेसर इन एनी ऑफ द साइंस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी या किसी और जगह पर। इंजीनियरिंग, हम फिजिक्स पढ़ के इंजीनियरिंग, बिल्ड मैकेनिक्स, मशीन्स बना सकते हैं बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेजर्स एंड फोटोनिक्स, जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में थे, अब हम फोटोनिक्स के एरिया में हैं, जहां पर की प्रकाश की किरणों और किरणों के माध्यम से हम माइक्रोस्कोप्स वगैरह बना रहे हैं। सिमिलरली हेल्थ केयर, मेडिसिन, हेल्थ केयर वगैरह में भी आप इन फिजिक्स का बहुत उपयोग है। फिजिक्स के उपयोग से ही आपने एक्सरे मशीन बनाई है, MRI मशीन बनाई है, NMR मशीन बनाई है, रेडियोथेरेपी बनाई है,
गैलियम न्यूक्लियर मेडिसिन बनाई हैं, जिसमें कि रेडियोथेरेपी होती है, ऑन्कोलॉजिकल थेरेपी होती है। अभी नया गेम आ रहा है, नया इसमें कैरियर पाथ आ रहा है, वीएफएक्स एंड गेमिंग। खेल खेल की दुनिया में और वीएफएक्स की दुनिया में एज ए फिजिसिस्ट यू कैन बिकम ए प्रोग्रामर। राइटिंग आप कोड लिख सकते हैं गेम प्ले के, और उनको वास्तविकता में उतार सकते हैं। कुछ और है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ लेवल्स की बात, कि जैसे फिजिक्स किस किस लेवल पर पढ़ते हैं और कितनी सैलरी तक इस समय मिल सकती है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है, फिजिक्स से ग्रेजुएट किया है, तो क्या क्या बन सकता है? कंटेंट डेवलपर बन सकता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बन सकता है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बन सकता है, स्टैटिस्टिशियन बन सकता है, रेडियोलॉजिस्ट बन सकता है, लैब असिस्टेंट बन सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और रफली सैलरी 3 से 6 लाख रुपए साल तक की मिल सकती है, बड़े आसानी से। जैसे ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन ये मैंने एक एवरेज सैलरी लिखी है, जैसे ऊपर भी लिखा है एवरेज सैलरी ऑफर। अगर आपने एमएससी फिजिक्स में है, तब आप जूनियर रिसर्च फेलो रिसर्च प्रोग्राम में आगे जा सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल फिजिसिस्ट बन सकते हैं, रेडिएशन फिजिसिस्ट बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स में रिसर्च एसोसिएट्स बन सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, एक्सेट्रा। और सैलरी लगभग 4 से 10 लाख रुपए साल की लगभग सैलरी इस समय ऑफर होती है। अगर आप पीएचडी है, जैसे मैं हूं, तो आप लेबोरेटरी सुपरवाइजर्स बन सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, रिसर्चर्स बन सकते हैं, टेक्नीशियंस बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, लेक्चरर्स बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, काउंसलिंग फिजिसिस्ट बन सकते हैं, सीनियर फिजिसिस्ट बन सकते हैं, टेक्निकल राइटर बन सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सैलरी लगभग 7 से 50 लाख रुपए साल तक इस समय मिल सकती है आपको। आज के समय के हिसाब से लगभग इतनी सैलरी एवरेज सैलरी हो सकती है, जो कि धीरे धीरे 7 लाख से बढ़कर 50 लाख रुपए तक पहुंचती है। फर्दर स्टडीज के लिए एडमिशन कैसे लें? 10वीं के बाद अगर आपको बीएससी या ग्रेजुएशन में जाना है, तो या फिर उसके बाद में मास्टर्स करना है, तो आप जानते हैं जी का टेस्ट है, सीयूईटी जानते हैं आप। सीयूईटी का टेस्ट हो रहा है अब पूरे देश भर में। सारे अब धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटियां उसमें जुड़ रही हैं, कि जिसमें एडमिशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, और इस एप्टीट्यूड टेस्ट से आप आगे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ और टेस्ट हैं, जैसे जस्ट ए मिनट जैम, जो कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स डिग्री आईआईटीज करते हैं। नेस्ट है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि इस देश में नाइजर, आइजर्स और स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट है त्रिवेंद्रम में, उन सब में एडमिशन ले सकते हैं। बिट सेट, इसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था मैं। आईआईटी, जो कि आइजर्स का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसमें एडमिशन के लिए कोर्सेस है। ये सब। और जहां पर जॉब की बात है, आप जॉब्स इन फिजिक्स कैरियर, आप डीआरडीओ में जॉब पा सकते हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज में जॉब पा सकते हैं, इसरो स्पेस में पा सकते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से इसरो में जॉब पा सकते हैं, न्यूक्लियर साइंस सेंटर या इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, इन सब में जॉब पा सकते हैं। नुक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, BAR, CTIFR, SINP में जॉब पा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में पा सकते हैं, ONGC है, NTPC है, BHEL है, इन सब में जॉब पा सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो SSB हो या दूसरे एग्जामिनेशन हो, चाहे स्टेट PSC हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उनमें आप फिजिक्स के साथ आगे जा सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं, बैंक्स में जा सकते हैं, रेलवेज में जा सकते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज में आप जॉब पा सकते हैं। स्कूल्स में B.Ed और DLED करने के बाद स्कूल्स में भी आपको जॉब मिल सकती है, साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हैं और ऑफिसर्स बन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत स्कोप है जॉब से। अभी प्राइवेट सेक्टर में है कि कंसल्टेंसी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल TCS या दूसरे जितने भी IT इंडस्ट्रीज हैं, वो BSc फिजिक्स को काफ़ी वरीयता देते हैं और अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस मैंने जैसे इसमें लिखे हैं, मारुति उद्योग है, टेक महिंद्रा है, एनालॉग डिवाइसेज है, जनरल इलेक्ट्रिक है, डिजिटल है, एटॉमिक लैब्स है, रिसर्च एनालिस्ट है। और उसमें आप मेडिकल फिजिसिस्ट की तरह से हो सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट की तरह से हो सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की तरह से हो सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर की तरह से हो सकते हैं, असिस्टेंट साइंटिस्ट की तरह से हो सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से हो सकते हैं, इंटरफेस इंजीनियर की तरह से हो सकते हैं। आप विभिन्न हैसियत से, अधिकार से आपको वहाँ पर जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकता है। ये कैरियर्स है। अब इसके बाद ये है हमारा मास्टर्स डिग्री का। में मास्टर्स डिग्री के बाद आपको किस तरह के जॉब मिल सकते हैं? दोस्तों, आपको मास्टर्स डिग्री के बाद आपको जॉब मिल सकते हैं टेक्निकल जॉब्स, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक में हो, जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की। ऑनलाइन ट्यूटर हो सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है, ऑनलाइन ट्यूटर हो सकते हैं, फिजिक्स ट्रेनिंग मैनेजर हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में टीचर हो सकते हैं,
जिसके लिए बीएड या डीएलएड की जरूरत पड़ेगी। कॉलेज के लिए नहीं, स्कूल के लिए, लेकिन कॉलेज के लिए पीएचडी की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हो सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने इस सब तरह के नाम लिखे हैं। आईटी कंसल्टेंट हो सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं जैसे गेमिंग और वीएफएक्स में हो सकते हैं, सिस्टम सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, इंटरफेस इंजीनियर हो सकते हैं, एरोस्पेस में काम कर सकते हैं, डिफेंस में काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फिजिक्स के साथ जा सकते हैं, रेलवेज है, न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑयल एंड गैस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जूनियर रिसर्च फेलो जिसका नाम मैंने पहले भी लिया है। और इस सब तरह के कामों में आप करियर ढूंढ सकते हैं, मिल सकता है, आप बड़ी आसानी से मिल सकता है। और साथियों, इसके साथ नेशनल लेबोरेटरीज जैसे नेशनल लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट्स like National Geographical Research Institute, National Physical Laboratory, Digital Research Laboratories, National Institute of Science Communication, etc. etc. हर जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, वहां पर डॉक्टरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, व्हाई नॉट फॉरेन कंट्रीज, यू कैन गो टू आउटसाइड कंट्री। आप फॉरेन विदेशों में जा सकते हैं, और बिल्कुल जा सकते हैं। आप फिजिक्स ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दीजिए, जीआरई दीजिए, आईईएलटीएस दीजिए, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं विदेश जाने की भी, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो अलग अलग दिशाओं में हो, होटल इंडस्ट्रीज हो, जिसमें भी हो, आपको जो मौका मिल सकता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो टॉप नोच इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं, टॉप नोच कंपनीज में भी जा सकते हैं, टॉप नोच रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी जा सकते हैं, जैसे कि नासा, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, ब्रुकहाम नेशनल लेबोरेटरी, मैरीलैंड में हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, वहां पर हमारे साथी लोग गए हुए हैं, साथी लोग हैं वहां पर काम कर रहे हैं। हमारे देश के लोग हर जगह पर हैं। आप देखते हैं कि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आजकल हिंदुस्तानी है, बहुत सारी जगहों पर। एक नया प्रोफेशन शुरू हुआ है साइंस में, साइंस जर्नलिज्म, साइंस पत्रकारिता, विज्ञान की पत्रकारिता। इसका भी बहुत, जिस तरह से हिंदुस्तान में चैनल्स, टीवी चैनल्स बड़े हैं, इसी तरह से अखबार हो चाहे टीवीज हो, तो साइंस जर्नलिज्म का भी बहुत स्कोप बढ़ा है। मैं खुद साइंस जर्नलिज्म का भी काम साथ साथ कर रहा हूँ। मेरा एक टीवी शो आता है, मैं अपना एक टीवी शो होस्ट करता हूँ, जिसका की नाम है लिसनिंग टू लर्न, जिसमें कि विज्ञान से जुड़े हुए विषयों पर मैं विभिन्न विभिन्न लोगों को, विभिन्न विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ, चाहे वो देश से हो चाहे वो विदेश से हो, और उनका साथ वार्ता करता हूँ, उनके साथ लेक्चर कराता हूँ। साइंस जर्नलिज्म का भी एक नया स्कोप इस समय शुरू हुआ है, जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाइप ऑफ फिजिक्स, अब फिजिक्स की बात करें, हम फिजिक्स वाले तो हो गए भाई, हम क्या क्या फिजिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है, हम थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हो सकते हैं। मैं अभी इसके बारे में थोड़ी सी और बाद में भी बात करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हो सकते हैं, मतलब जो कि हम थ्योरी में काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सबसे पहले ब्रेन में हो जाते हैं, फिर बाद में जमीन पर उतरते हैं। तो एक तरह से एक्सपेरिमेंटलिस्ट तो हम सब कुछ है, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट उनको कहते हैं जो कि ब्रेन में फिजिक्स थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, या प्रतिपादन करते हैं नियमों की खोज करते हैं, घटनाओं की खोज करते हैं। They create theories and models to explain the behavior of specific aspect. जो हम अपने आसपास चीजों को देख रहे हैं, उनको समझने के लिए, उनको करने के लिए हम मॉडल्स बनाते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाते हैं। मैं एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हूँ दोस्तों। वैसे एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक, जो कि प्रयोग करते हैं, जो कि ये जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो थ्योरीज और मॉडल्स बनाते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए, उनको उनके क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग बनाते हैं, उनको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कहते हैं। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, मैं आपको सुनाऊंगा फिर कभी समय मिलेगा। या आप सवाल पूछिएगा मेरे से, मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है। अप्लाइड फिजिसिस्ट, अनुप्रयुक्त भौतिकी, जो कि इस रिसर्च को, जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल फिजिक्स रिसर्च कर रहे हैं, उनको मैन काइंड के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो बात मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियर्स को दे सकते हैं, और उसके बाद में इसको टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड सोसाइटी में आ रही हैं, उनको देखने के, उनको उपाय बनाने के लिए अप्लाइड फिजिक्स भी काम करते हैं। अब बात आता है फॉर द पाथ ऑफ बिकमिंग ए फिजिसिस्ट बनाने के लिए कहाँ कहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और भी है। कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने बात की थी,
बड़े फिजिसिस्ट बनने के लिए, डॉक्टरेट लेवल पर जाने के लिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जेस्ट, ये एक देश भर का स्तर का टेस्ट है, प्रतियोगात्मक परीक्षा है, जिसमें कि पीएचडी में एडमिशन के लिए, जैसे आईआईटीज में, आईआईएससी में, आइजर्स में, नाइजर में, आईआईएसटी में ये एग्जाम होता है। जेस्ट 2023 जो इस साल होना है, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च करा रहा है, और इस टेस्ट से आपको पीएचडी, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स करने का मौका मिलेगा। एमएससी के बाद आप सीएसआईआर यूजीसी का एनईटी एग्जामिनेशन देते हैं। इट इज आल्सो नेशनल लेवल टेस्ट, जिसके बेसिस पर कि जेआरएफ, सबसे पहले जेआरएफ मिलता है अगर सबसे जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं। जेआरएफ पे आपको पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिलती है, किसी भी देश भर में कहीं पर भी आप करा सकते हैं। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है इस टेस्ट को, और इसका एक दूसरा हिस्सा है लेक्चरशिप। तो उसके बेसिस पर आपको डिग्री कॉलेजेस में या दूसरी जगहों पर आपको लेक्चरशिप मिल सकती है, आप अगर पीएचडी भी कर पा रहे हैं। सिमिलरली गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसके बेसिस पर आप आईआईटीज में और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एमटेक और पीएचडी में सीधा एडमिशन मिल सकता है। जॉब रोल्स और बीएससी फिजिक्स, बीएससी के बाद क्या फिजिक्स करें, अगर आपने किया है तो आपको जॉब रोल्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर रहा हूँ, जो कि पहले से इन चीजों को किसी ना किसी रूप से मैंने पहले भी कहा है, जो कि कैरियर और फर्दर स्टडीज में मिली जुली चीजें हैं, दोनों को एक साथ लेकर के मैं चल रहा हूँ, तो चीजें अलग आ सकते हैं। जॉब रोल्स, बीएससी फिजिक्स के बाद आपको लैब टेक्नीशियन का मिल सकता है, कंटेंट डेवलपर का मिल सकता है, एकेडमिक काउंसलर का मिल सकता है, काउंसलर बन सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों अब मैं की स्टडी में आ रहा हूँ। अब इन जो नए एरियाज जो है रिसर्च के फिजिक्स में, देखिए दोस्तों, मटेरियल साइंस एक बहुत ऐसा इंटीग्रेटेड एरिया है जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब की बहुत उपयोगिता है। साथ में गणित तो है ही, मैथमेटिक्स की तो एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ही। ऑल एरियाज, और चाहे देखिए जितने भी पदार्थ हैं वो सब हमने चेक किए हुए हैं, सब टेस्ट किए हुए हैं। अब मैं आपके सामने एक समस्या बोलता हूँ, एक दो समस्या बोलता हूँ दोस्तों, जो कि आपको इस फील्ड के एक्साइटमेंट के बारे में बताएंगे, मटेरियल साइंस के रिसर्च के फील्ड में। आप जितने भी पदार्थ जानते हैं, अगर वो विद्युत के सुचालक है, दीज आर कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू विल फाइंड दीज, वो सारे पदार्थ ताप के भी अच्छे, ऊष्मा के भी अच्छे सुचालक हैं। मतलब the materials which are good conductor of electricity are also good conductors of heat, temperature. आपने ये देखा होगा, जितने भी मटेरियल्स हमने नेचुरली देखे हैं, जितने भी नेचर में नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है जो कि नेचर में मिलते हैं हमें, वो उसमें ये प्रकृति है कि अगर वो ताप के अच्छे सुचालक है तो वो उसके विद्युत के भी अच्छे सुचालक हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपको इस तरह के मटेरियल चाहिए कि जैसे कि स्पेसशिप प्रपल्शन में स्पेस की बॉडीज है, तो वो ताप के तो अच्छे सुचालक हो लेकिन विद्युत के अच्छे सुचालक ना हो, या इसका उल्टा कि विद्युत के अच्छे सुचालक हो लेकिन ताप के अच्छे सुचालक हो, क्योंकि गर्म हो जाती है चीजें, तार गर्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि तार और बिजली के तार गर्म हो जाते हैं और उसमें बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। तो इस तरह के मटेरियल्स को बनाने की आवश्यकता पड़ती है, मटेरियल्स को सोचने की आवश्यकता पड़ती है। छोटे पार्टिकल्स के मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं जिनमें कि आप अपनी इच्छा बता सकते हैं। जैसे देखिए, आप एक कार चला रहे हैं, मान लीजिए कार का वजन है रफली 1100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम मान लेते हैं। उसमें 2 या 3 लोग बैठते हैं, जिनका पूरा, या 4 लोग भी हों और प्रत्येक व्यक्ति का 75 किलोग्राम अगर हम द्रव्यमान मान लें, तो वो 300 किलोग्राम होगा मोटे मोटे तौर पर। अब जो कार को चलाने में जो ऊर्जा लग रही है, जो पेट्रोल का व्यय हो रहा है, जो फ्यूल का व्यय हो रहा है, वो कार को भी खींच रहा है और उसमें 4 लोग जो बैठ रहे हैं उनको भी खींच रहा है। मतलब रफली 1300 किलोग्राम खींचने के लिए उस कार की ऊर्जा उपयोग में आ रही है। अब लेकिन जिसमें कि यूजफुल ट्रांसपोर्टेशन कितना है, सिर्फ 300 किलोग्राम, जो 4 व्यक्ति जा रहे हैं उनको। लेकिन अब उसकी द्रव्यमान कार का ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर द्रव्यमान इंजन है, इंजन को गर्म होना चाहे, इंजन को ताप का एक अच्छा सुचालक है, उसमें ऊर्जा चली जाती है, और इस तरह से आपको बहुत सारी ऊर्जा वेस्ट करनी पड़ती है।
तो अब अगर किसी तरह से देखिए, जो फ्यूल अगर आपका 1300 किलोग्राम को खींचने में लग रहा है, अगर वही फ्यूल यूज इस्तेमाल हो 600 किलोग्राम को, तो आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और कार का वजन 300 किलोग्राम रह जाए, मगर उसकी प्रॉपर्टीज वही होनी चाहिए जो कि इंजन का ड्राइव, जो कि आज का इंजन है। नहीं तो अगर आप हल्का लगा देंगे तो वो आगे जाके फट जाएगा, इतनी तापमान नहीं सह पाएगा, या उसको हल्का सा भी कोई टक्कर लगेगी, या फ्लूइड मैकेनिक्स साथ में से ट्रक निकला और वो उड़ जाएगा। लेकिन उसका उस पदार्थ की, उस कार का जो पदार्थ हो वो उसका ऐसा हो जैसे घनत्व कम हो, मगर मगर उसके जो गुण है वो लोहे जैसे ही हो, इतने ही मजबूत हो। तो कार का वजन कम हो सकता है दोस्तों। तो 300 किलोग्राम की कार रह गई अगर, तो 300 किलोग्राम के 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे हुए, तो 600 किलोग्राम चलाने के लिए जो ऊर्जा जरूरत पड़ रही है, वो उससे उसकी ऊर्जा कम आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आपकी जो गाड़ियां हैं उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरह के उपयोग, इसी तरह के पदार्थों के जो लिमिटेशंस है, वो चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो पेन लिखने में हो, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, वो ऑटोमोबाइल में हो, मेडिसिन में हो, किसी भी चीज में हो, सब में है। तो अब हमारी कोशिश ये है कि ठीक है, नेचुरली तो वो मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, अब हम मटेरियल बनाएं अपने हाथ से। तो लगभग 10 लाख मटेरियल कंपाउंड हम नेचुरली अबंडेंट है, नेचुरली अवेलेबल है, लगभग 10 लाख, या 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ कंपाउंड हमारे पास नेचुरली अवेलेबल मिलते हैं इस धरती पर, लगभग। लेकिन इस 1 करोड़ में भी हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज की कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो जिस तरह की समस्या मैंने रखी, अब हमने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, सोचा कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एलॉयज को मिला दो, ये नेचुरली अबंडेंट नहीं है। हमने मिश्र धातु बनाए, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अब हमने ये पाया कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उतनी ही प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टीज जैसे कि आयरन की होती है, लेकिन उनका घनत्व कम है। इस तरह से कार्बन रीइंफोर्स पार्टिकल्स हैं, एंड सो फॉर सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे हमने बनाए। तो रफली मटेरियल साइंस एक ऐसा एरिया है इस समय साइंस में जिसमें कि काफी प्रगति के चांस है, काफी प्रगति के चांस है। और दोस्तों आप ये मानिए कि इस दुनिया भर में रफली जितने भी रिसर्च के लिए फंडिंग होती है, जितने पैसे दिए जाते हैं, रफली 60 to 70% फंडिंग आज सिर्फ मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान के ऊपर से संबंधित विषयों को ली दी जाती है। इसमें बहुत स्कोप है दोस्तों, एंड यू कैन अर्न मनी लाइक एनीथिंग। आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, आप जितना पैसा सोचेंगे इतना पैसा कमा सकते हैं। इस रिसर्च में बहुत पैसा है, बहुत पैसा भी है और इज्जत भी है, और आपका नाम हिस्ट्री में जाएगा। हिस्ट्री में हम लोग जन्म जन्मांतर तक लोग याद रखेंगे। बहुत एक्साइटमेंट है इस एरिया में। अनदर एरिया व्हिच इज बिकमिंग पॉपुलर नाउअडेज इज डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट कौन होता है दोस्तों? डाटा साइंटिस्ट एक वो व्यक्ति है जो कि कॉम्प्लेक्स डिजिटल डाटा, आजकल जो डाटा, मैं आज के संदर्भ में इसको बोल रहा हूँ, जो डिजिटल डाटा को इंटरप्रेट करता है और एनालाइज करता है, सच एज द यूसेज स्टेटिस्टिक्स ऑफ ए वेबसाइट। जो वेबसाइट से जो डाटा आ रहा है उसको कौन किसको किसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखते होंगे कि हम टेलीफोन कर रहे हैं और टेलीफोन पर हमने किसी विज्ञापन को देखा या उसके बारे में बात की, तो हमें उससे मिलते जुलते ही एडवर्टाइजमेंट हमारे टेलीफोन पर, हमारे मेल बॉक्स में आने लगते हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर कहीं एक डाटा साइंटिस्ट बैठा हुआ है, वो आपके जो वक्तव्य बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, उनसे कीवर्ड्स को ढूंढता है और उनको एनालाइज करता है और आपके इंटरेस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, और फिर आपके पास आपके इंटरेस्ट से जुड़े हुए ही विज्ञापन आने लगते हैं। तो वो डाटा साइंटिस्ट का काम है, स्पेशली इन ऑर्डर टू अस। तो ये स्पेशली एक बिजनेस को असिस्ट करने के लिए है और डिसीजन मेकिंग के लिए है। इस विज्ञापन में आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज आजकल, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे सिंपल टेक्नोलॉजी कंपनी हो, टेक कंपनी हो, चाहे वो एफएमसीजी हो। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जो भी कंपनी हो, बहुत सारे वो डाटा साइंटिस्ट को हायर कर रहे हैं जो कि टेराबाइट्स के जो बहुत विशाल डाटा में है उसमें छांट कर के उनको दे सकें कि किसको उनको किस तरह से सर्व करना है, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट भेजनी है, किस तरह से उनकी सर्विस देनी है। दोस्तों एक फिजिसिस्ट और डाटा साइंटिस्ट में क्या फर्क है, ये एक स्लाइड मैंने यहाँ पर बनाई है आपके लिए। देखिए लेफ्ट साइड पे भौतिकी के लिए है और फिजिक्स से स्टूडेंट के लिए, और राइट साइड में डाटा साइंटिस्ट के लिए है। कलेक्ट डाटा, फिजिसिस्ट कलेक्ट डाटा, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर डाटा कलेक्ट करता है। जो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट करता है और उस पर डाटा कलेक्ट करता है। डाटा साइंटिस्ट क्या करता है कि वो डाटा दूसरे डाटा सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करता है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता। वो दूसरे डाटा सोर्स, जैसे मैं बोल रहा हूं तो वहां से डाटा कलेक्ट करेगा, आप बोल रहे हैं आपको डाटा कलेक्ट करेगा, एंड सो फॉर सो ऑन।
फिर फिजिसिस्ट का दूसरा काम है, जो डाटा मिला वो उसको एनालाइज करता है, कलेक्टेड डाटा को, वो डाटा साइंटिस्ट भी करता है। तीसरा काम भी लगभग सेम है, बिल्ड मॉडल्स, जो उस डाटा को जो मिला उससे मॉडल्स बनाता है, उससे एक्सप्लेन ऑब्जर्व डाटा एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर डाटा, कि अब इसके बाद में ये चीज होगी, इसको प्रिडिक्ट करता है। सिमिलरली डाटा साइंटिस्ट भी काम करता है, लेकिन फिजिसिस्ट प्रोफेसर और साइंटिस्ट को अपने डाटा बताता है, डाटा साइंटिस्ट बिजनेस के मैनेजर्स को डाटा बताता है। तो इन दोनों में काफी सिमिलरिटी भी है और काम अलग अलग है, लेकिन डाटा साइंटिस्ट, फिजिक्स के लोग डाटा साइंटिस्ट में बहुत उपयोगी पाए गए हैं और काफी उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलता है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस जरूर दीजिएगा, अपने प्रश्न जरूर पूछिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है gagan.gupta@ciet.nic.in। आप जरूर बात कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।